आप 5 साल विधायक रहे, तो उस दौरान आपने ब्राह्मणों की आवाज फिर क्यों नहीं उठाई? वो ऐसा दावा करते हैं कि राम मंदिर वो बनवा रहे हैं, आप परशुराम जी को लेके चल रहे हैं, तो शायद हमारे जीवन में सीता स्वयंवर के बाद ये पहला ऐसा मौका है जब परशुराम और श्री राम एक दूसरे के सामने हैं। लोग ये कहते हैं कि आपने परशुराम जी का ठेका ले रखा है। देखिए, उसमें कोई हमें परहेज नहीं है। जिला पंचायत के अध्यक्ष के चुनाव में, ब्लॉक प्रमुख के चुनाव में जिन लोगों ने जबरदस्ती कुर्सियां हासिल की वो फ्रस्ट्रेशन में हैं। उनको पता है कि लम्हुआ से संतोष पांडे जीतेंगे, पूरा जिला उथल पुथल हो जाएगा, तो परेशानी दूसरी है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ऋषिकेश। द डे लाइट न्यूज में आप सभी का स्वागत है। अपनी चुनावी परिचर्चा को आगे बढ़ाते हुए आज हम लम्बुआ विधानसभा में उपस्थित हैं और हमारे साथ समाजवादी पार्टी के चर्चित नेता, पूर्व विधायक और वर्तमान समय में लम्बुआ से सपा प्रत्याशी संतोष पांडे जी उपस्थित हैं। संतोष पांडे जी, आपका स्वागत है हमारे चैनल द डे लाइट न्यूज पर। धन्यवाद, आभार आपका। संतोष जी, जब भी आपका जिक्र होता है, ब्राह्मण समुदाय के एक चर्चित नेता के रूप में आप जाने जाते हैं, आप अपनी इस छवि को कैसे देखते हैं? देखिए, मैं सर्व समाज की बात करता हूँ, लेकिन ब्राह्मणों के साथ इस सरकार में जिस तरह का अत्याचार हुआ है, तो मैं अपने आप को रोक नहीं पाया और पूरे उत्तर प्रदेश में घूम घूम के मैंने ब्राह्मण समाज के लोगों की कहीं हत्या हुई होगी, कहीं बेटियों को सताया गया होगा, कई लोगों को फर्जी मुकदमे में फंसाया गया होगा, तो मैंने ब्राह्मणों की आवाज़ उठाई। जिस ब्राह्मण समाज ने भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने में सबसे अहम योगदान दिया, उसी ब्राह्मण की सबसे ज़्यादा दुर्दशा भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हुई। मेरा ये मानना है, ब्राह्मण समाज स्वाभिमानी है, बुद्धिजीवी है, और इस बार भारतीय जनता पार्टी को ब्राह्मण समाज ही करारा जवाब दे रहा है। पिछली बार ब्राह्मणों ने बनाया था, इस बार बिगाड़ेंगे। तो विपक्षियों का आरोप ये भी है कि अन्य समुदायों से क्या परहेज है आपको? नहीं, कोई परहेज नहीं है। हम समाजवादी पार्टी भी सारे समाज को लेके चलती है और मैं भी सर्व समाज को लेके चलता हूँ। आज आप लम्हुआ में घूम के देखें, दलित, पिछड़े, अगड़े, सारे जातियों धर्मों के लोग बहुत भारी बहुमत से हमें आशीर्वाद दे रहे हैं और भारी बहुमत से जिता रहे हैं लम्हुआ में। लोगों का ये भी मानना है कि आप 5 साल विधायक रहे, तो उस दौरान आपने ब्राह्मणों की आवाज फिर क्यों नहीं उठाई? जो ये बात कहते हैं वो गलतफहमी में है। मैंने हमेशा अपने समाज के मान सम्मान स्वाभिमान की लड़ाई लड़ी और जीवन भर लड़ूंगा, और मुझे इसमें बीजेपी वालों को सर्टिफिकेट की जरूरत है नहीं। मैं ये मान के चलता हूँ कि मेरे क्षेत्र में मैं सेवा के लिए निकला हूँ और मैं सेवा कर रहा हूँ, सर्व समाज की सेवा कर रहा हूँ और सर्व समाज के लोग हमारे साथ हैं। मुझे यही कहना है, हाँ, मैं ब्राह्मण होने के नाते ज्यादा हमारे समाज के लोग हमारे आसपास आते हैं, स्वाभाविक उनकी आकांक्षा भी हमसे ज्यादा होती है, पर मेरा ये मानना है लम्हुआ में जिस तरह का अभी माहौल है, आप एक बार घूम के देखें, मुझे सर्व समाज का आशीर्वाद मिल रहा है और लम्हुआ की महान जनता इस बार ऐतिहासिक जीत दिला रही है मुझे लम्हुआ में। जब आपको टिकट मिला तो एक खासा विरोध देखने को मिला आपका, तो आपको क्या लगता है कि आपकी पार्टी में ही कुछ ऐसे लोग हैं जो आपकी विचारधारा से सहमत नहीं है? देखिए, बहुत बड़ी पार्टी है, बहुत सारे लोग हैं जो उनकी मानसिकता नहीं है, रहते तो पार्टी में है लेकिन पीठ में खंजर घुमाने का काम करते हैं। जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने प्रत्याशी बना दिया, जो अभी विरोध की आप बात कर रहे हैं, पहली बात तो विरोध वो जो लोग वहाँ लखनऊ में किए थे वो बसपा के लोग हैं, वो समाजवादी पार्टी के लोग नहीं थे, पहली बात तो ये है, और न वो समाजवादी पार्टी कार्यकर्ता थे। आज अभी आप पूरे दौरा करें, पूरा संगठन, पूरी समाजवादी पार्टी हमारे साथ है, कहीं कोई दिक्कत नहीं। लोग अपने नेता को मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं, अपने बेटे अपने भाई को लम्हुआ से विधायक बनाना चाहते हैं और इस बार ऐतिहासिक मतों से लम्हुआ इतिहास बनाने जा रहा है। मुझे नहीं लगता कि इतना जनसमर्थन कभी भी, मैं 2-3 चुनाव और लड़ा हूँ, इसके पहले मुझे इतना जनसमर्थन नहीं था जितना इस बार दिखाई पड़ रहा है। आप जैसे बात कर रहे हैं, क्या अन्य पार्टी के जो प्रत्याशी हैं, चाहे वो भाजपा हो, बसपा हो या कांग्रेस हो, क्या आप उन्हें अपने प्रतिद्वंदी के रूप में नहीं देख रहे हैं? नहीं, मैं इसलिए बीजेपी को तो बिल्कुल नहीं मानता, क्योंकि वो बाहरी प्रत्याशी हैं और उन्होंने अगर बहुत अच्छा किया होता तो अपने क्षेत्र से लड़ते। बीएसपी के प्रत्याशी हैं, वो चुनाव लड़ने ही केवल आए हैं, कांग्रेस का कोई बहुत वजूद नहीं है, तो मेरी न कोई किसी से प्रतिद्वंदिता है, सबकी अपनी अपनी विचारधारा है, लोग लड़ रहे हैं, सबका स्वागत है, पर मेरा ये मानना है कि लम्हुआ की महान जनता मन बना चुकी है और उसको जो करना है वो करने जा रही है। 2020 में आपने परशुराम चेतना पीठ की स्थापना की, इसका क्या मुख्य उद्देश्य है? देखिए, परशुराम चेतना पीठ का जो मुख्य उद्देश्य है वो हमारे समाज के जो दबे कुचले लोग हैं उनकी आवाज़ उठाने के लिए मैंने एक संगठन बनाया है
साथ ही साथ भगवान परशुराम जी का मैंने अभी मंदिर लखनऊ में बनाया है जी। और अभी मेरी इच्छा है कि उत्तर प्रदेश में जहाँ जहाँ भी मैं अभी घूम के चुनाव के बाद निकलूंगा तो उत्तर प्रदेश के हर जिले में एक भगवान परशुराम जी का मंदिर बनाने का मेरा सपना है। और जो गरीब ब्राह्मण हैं, गरीब बच्चियां हैं, उनकी पढ़ाने के लिए उनके अभी मेरा आगे इरादा गुरुकुल खोलने का है। बच्चे गुरुकुल में भी पढ़ें, अंग्रेजी में भी पढ़ें, तो मेरा ये मानना है वो अपना भविष्य खुशहाल करेंगे, समाज को कुछ देंगे, सीखेंगे। तो बड़ा एम है, सेवा करना ही मुख्य एम है। और मुझे लगता है कि आने वाले समय में उत्तर प्रदेश में, हालांकि मेरा पूरे उत्तर प्रदेश में मेरा संगठन है, लेकिन अभी डीप लेवल तक मुझे जाना है, हर ब्राह्मण तक मुझे पहुंचना है। आपने परशुराम जी का मंदिर बनवाने की बात की, उन्होंने वो ऐसा दावा करते हैं कि राम मंदिर वो बनवा रहे हैं, आप परशुराम जी को लेके चल रहे हैं। तो शायद हमारे जीवन में सीता स्वयंवर के बाद ये पहला ऐसा मौका है जब परशुराम और श्री राम एक दूसरे के सामने हैं। तो इस पर आप कुछ अगर कहना चाहें तो। देखिए, भगवान परशुराम जी में ही मेरी आस्था है, भगवान राम जी में भी आस्था है। देखिए, भगवान राम और परशुराम में अंतर वो लोग करते हैं जिन्होंने ठेका ले रखा है। अब आप बताइए। नहीं, लोग ये कहते हैं कि आपने परशुराम जी का ठेका ले रखा है। देखिए, उसमें कोई हमें परहेज नहीं है। भगवान परशुराम जी के हम वंशज हैं, उनके अनुयायी हैं। और मेरा ये मानना है कि हम भगवान राम जी और भगवान परशुराम जी में कोई भेद नहीं करते। हाँ, मेरी आस्था जरूर दोनों में बराबर ही है, लेकिन अब होता क्या है, पहली बात तो मैं उनसे पूछना चाहता हूँ जिन लोगों को पीड़ा हो रही है। उन्होंने भगवान परशुराम जी को महापुरुष बता के जयंती की छुट्टी खत्म कर दी। तो अब उनसे आप पूछिए कि कितने ज्ञानी हैं, सबसे बड़ी ठेकेदारी धर्म की करते हैं, और हमारे आराध्य देव भगवान को महापुरुष बता के छुट्टी खत्म कर दिया उन्होंने। तो उनसे मुझे कोई सर्टिफिकेट की जरूरत है नहीं। मेरा ये मानना है कि भगवान विष्णु जी के छठे अवतार भगवान परशुराम जी हैं, सातवें राम जी हैं, हमारे कण कण में राम भी हैं, परशुराम भी हैं। और ये जो मंदिर की बात करते हैं, सुप्रीम कोर्ट की आदेश पे मंदिर बन रहा है, ये बीजेपी नहीं मंदिर बनवा रही है। उनका एक नारा है, जो राम को लाए हम उनको लाएंगे। अरे आप क्या राम जी को लाएंगे? नहीं, वो सीताराम को लाए हैं लंबुआ में, सीता बना के। तो जनता यहाँ राम राम करने जा रही है उनको। अच्छा। राम राम तभी होता है जब अंतिम विदाई होती है लोगों की। अच्छा। और वही होने जा रहा है यहाँ। लोग डरते हैं कि लोग डर रहे हैं, लंबुआ के लोग, कि संतोष जी चुनाव लड़ रहे हैं। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि बहुत जरूरी है वोट देना, कुछ लोग ये कह रहे हैं कि मजबूरी है, कोई है ही नहीं है, इन्हीं को दे देते हैं। लोगों से हमने बात करी, तो ये क्या है? तो ऐसी मजबूरी बनी क्यों? भारतीय जनता पार्टी के जब उन्हें प्रत्याशी नहीं मिल रहा है तो इसका मतलब क्लियर है। पहले तो उन्होंने यहाँ के लोकल विधायक की टिकट काटी और उन्होंने सोचा कि फेस नहीं कर पाया तो दूसरा चेहरा ले आए। उसकी वो भद है जनता में, उसको पूछने वाला नहीं है। मेरा ये मानना है कि देखिए, फ्रस्ट्रेशन में आ गए हैं लोग, और इनको पता है कि लम्हुआ की महान जनता ऐतिहासिक जीत दिलाने जा रही संतोष पांडे को। और घबराहट होने के कई और भी कारण हैं। मेन कारण ये है कि पिछले चुनाव में, जिला पंचायत के अध्यक्ष के चुनाव में, ब्लॉक प्रमुख के चुनाव में जिन लोगों ने जबरदस्ती कुर्सियां हासिल की, वो फ्रस्ट्रेशन में हैं। उनको पता है कि लम्हुआ से संतोष पांडे जीतेंगे, पूरा जिला उथल पुथल हो जाएगा। तो परेशानी दूसरी है, परेशानी अपनी कुर्सी बचाने की है। जनता में अगर इन लोगों ने प्रेम से, सम्मान से काम करके कुर्सियां हासिल की होती तो उनको घबराने की जरूरत नहीं थी, वरना मैं ऐसा करता। लेकिन मैं स्पष्ट कह रहा हूं, मुझे इसको कहने में कोई संकोच नहीं है। समय आएगा तो जिन लोगों ने जबरदस्तियां कुर्सियां हासिल की हैं, जबरदस्ती, वो आप करेंगे। बिल्कुल चेंज होगा, परिवर्तन होगा। परिवर्तन संसार का नियम है। सुल्तानपुर में परिवर्तन होगा, उसमें क्या है जी। ये ब्रांड 3232 क्या है? अक्सर युवाओं में ही इसकी बड़ी, मतलब कह सकते हैं कि एक भौकाल बना रहता है कि ब्रांड 3232 क्या है, थोड़ा इस बारे में। देखिए, नवयुवक जो हैं बहुत जोशीले होते हैं, उनका अपना एक भाव होता है। मेरा इसमें कुछ कहना नहीं है। ये तो अपनी एक बच्चों की सोच है, उन्होंने अपने हिसाब से एक टैग दिया है, और अब बच्चों ने दिया है तो उसमें क्या कह सकता हूँ। जी, युवाओं से ही जुड़ा कि आपके लोगों में अक्सर ये नारा सुनने को मिला है कि जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। तो अगर लंबुआ का युवा संतोष पांडे से कुछ उम्मीद करे तो वो उम्मीद क्या करे, और आप उस पर किस तरीके से खरे उतर पाएंगे? देखिए, लम्हुआ का नौजवान बहुत ही प्रतिभावान है। मैंने युवाओं से कहा है, जब लोग चुनाव लड़ते हैं, युवा ही लड़ा के बनाता बिगाड़ता है। और मैंने ये चीज़ देखी है
कि बाद में जब आप चुनाव जीत जाते हैं, लोग जीत जाते हैं, तो युवाओं को इग्नोर कर देते हैं। युवाओं की अपनी बहुत छोटी मोटी समस्याएं होती हैं। मैं घूम के देखा, बहुत सारे युवाओं ने मुझे स्टेडियम की मांग की, तो मैंने वादा किया है कि हम विधायक होंगे, तीनों ब्लॉकों में एक मिनी स्टेडियम बनाएंगे नौजवानों के लिए। उनकी शिक्षा कैसे अच्छी हो, उनका रोजगार कैसे अच्छा हो, उस पर हम प्रयत्न करेंगे, अपने नेता से बात करेंगे। और नवयुवकों को किसी भी क्षेत्र में, चाहे खेल का क्षेत्र हो, चाहे रोजगार का क्षेत्र हो, या किसी भी और क्षेत्र में वो अपनी प्रतिभा दिखाना चाहते हैं, तो मेरा पूरा सहयोग रहेगा। और मैं इसलिए बात को बहुत मजबूती से कहता हूं कि नौजवान ही भविष्य है देश का। तो नौजवानों के हर कदम में, हर उनके सुख दुख में मेरी भागीदारी होगी। भाजपा जो इस समय की अभी यहाँ पे सिटिंग एमएलए उनके हैं, इनका दावा है कि लॉ एंड ऑर्डर हो, विमेन एम्पावरमेंट हो, इस पर इन्होंने बहुत अच्छा किया है, चाहे वो लम्बुआ विधानसभा में, और दावा तो प्रदेश में करते हैं वो ऐसा। तो एक, क्योंकि आप विपक्षी यहाँ पर रहे हैं, तो एक विपक्षी के रूप में उनके दावे को आप किस तरीके से देखते हैं, और क्या लगता है कि सही है, सही कह रहे हैं वो? देखिए, अभी हाथरस में जो घटना हुई थी, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ नारा देते हैं, और आप देख लो कि वहाँ पे दलित बालिका थी, वो उसकी मर्डर हो गया था, रेप हो गया था, और वहाँ पे उसका दाह संस्कार रात में कर दिया और पेट्रोल डाल के कर दिया। उन्नाव वाली घटना आपने देखा ही है। इस तरह की बहुत सारी घटनाएं बच्चियों के साथ हो रही हैं। ये जो सरकार है भारतीय जनता पार्टी की, ये जुमलेबाजी की सरकार है। ये केवल स्लोगन देते हैं, काम कुछ करते नहीं है। हमारी सरकार थी तो अखिलेश यादव जी ने बच्चियों को लैपटॉप दिया था और पूरी पढ़ाई बच्चियों की मुफ्त किया था। उनको साइकिलें भी दी थी चलने के लिए, लैपटॉप भी दिया था। इस बार हम लोगों ने वादा किया है क्लास 1 से पीजी तक की शिक्षा बच्चियों को हम लोग मुफ्त में देंगे, और बच्चियों की खुशहाली के लिए, उनकी तरक्की के लिए हमारी सरकार की बहुत सारी योजनाएं हैं। और हम लोग चाहते हैं कि बच्चियां, चूंकि एक परिवार में जन्म लेती हैं और दूसरे परिवार को भी जाके संवारती हैं, तो हमारा मानना है जब बच्चियां पढ़ी लिखी होंगी तो वो अपना जीवन अच्छे से पार कर ले जाएंगी। मेरा ये मानना है कि ये जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, ये दो मुही सरकार है, जुमलेबाजी की सरकार है। ये जो कहते हैं वो बिल्कुल नहीं करते हैं, और इन्होंने कुछ ऐसा किया नहीं है जो अभी मैंने देखा है। बहुत सारे सोशल मीडिया पे वीडियोज वायरल हुए, जब बच्चियां वहां अपना हक मांग रही थी तो पुलिस ने किस तरह से उनके साथ व्यवहार किया वो पूरा प्रदेश जानता है। तो कहाँ है बच्चियों की सुरक्षित रहने की और पढ़ाने की बात करते हैं? नहीं, एम्पावर करने का वो बात कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं जो है अच्छा तो हमने किया ही है। जब हमारी सरकार थी तो 1090 हम लोगों ने जारी किया था, शुरू किया था। वो 1090 में अखिलेश जी ने, इसलिए कि बच्चियों को समस्या आती है तो पुरुष से बात करने में, तो उन्होंने बच्चियों को उस पे बैठाया कि अपनी समस्याएं वो बेहतर तरीके से, और कितना लोगों को नौकरियां दी हम लोगों ने उसमें। वही बच्चियां आज भी काम कर रही हैं। मेरा मानना है कि देखिए, नहीं, नौकरियों को लेके तो एक प्रश्न आपसे भी होगा, आपकी जो पार्टी है उससे भी होगा, कि इसको लेके घोषणा पत्र में कोई विशेष आपने नहीं जारी किया हुआ? नहीं, हम लोगों ने 22 लाख आईटी के क्षेत्र में नौकरियों के लिए कहा है। केवल 22 लाख रोजगार तो हम लोग आईटी के सेक्टर में दे रहे हैं। बाकी आज आप देख लीजिए, अखिलेश जी ने ये भी कहा है जहां जहां पे प्राइवेट कंपनियां भर्ती करती हैं, एडहॉक पे करती हैं, हम लोगों ने आउटसोर्सिंग वाली जो जॉब होती है, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने कहा है कि हम उनको परमानेंट करने का काम करेंगे। तो आप देखिए, आउटसोर्सिंग वालों का, हाँ बिल्कुल, ये भी कहा है। और ये भी कहा है कि जैसे शिक्षा मित्रों को आप देखिए, 40,000 हम लोग देते थे हमारी सरकार में, 10,000 पे लाके पटक दिए। इस बार तो अखिलेश जी ने कोई ऐसा विषय छोड़ा ही नहीं है जिसको टच नहीं किया हो। मेरा ये मानना है कि जो पढ़ा लिखा व्यक्ति होगा, तो समाज की पीड़ा समझता होगा, वो करेगा, और जो चिलम मार के फिट हो जाता होगा वो क्या प्रदेश की बात करेगा। मेरा ये मानना है। आपका इशारा योगी जी की ओर है, क्योंकि आपके जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, जो आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो अक्सर योगी जी को ही कोट करते हुए ये चिलम शब्द का प्रयोग करते हैं। भाई, आप बहुत सारे वीडियोस मैंने देखे जिसमें वो अपने होशो हवास में नहीं दिखते हैं। तो आखिर क्या कारण है कि एक उत्तर प्रदेश जैसे राज्य का मुख्यमंत्री अपने होशो हवास में नहीं दिख रहा है? तो उसके पीछे कारण क्या है? तो लोग समझते हैं। ये जो आपने ब्राह्मणों का जो मुद्दा आपने उठाना शुरू किया, इस वजह से प्रदेश में भी संतोष पांडे जाने जा रहे हैं,
लोग चर्चा, आसपास के जिलों में भी चर्चा है कि संतोष पांडे हैं जो ब्राह्मण हित के लिए, लेकिन उनमें कुछ ऐसे भी लोग हैं जो ये कहते हैं कि ये सिर्फ हवाई है चीजें। तो इस आरोप को आप किस तरीके से देखते हैं अपने ऊपर? हाँ, मैं बता रहा हूँ, एटा में हत्या हुई, मैंने आर्थिक मदद की। पालघर में हत्या हुई, मैंने आर्थिक मदद की। बस्ती में मैंने मदद की, कबीर तिवारी की हत्या में। इलाहाबाद में सामूहिक हत्या पांडे परिवार में हुई, वहां मैंने मदद की। ऐसे में कम से कम सैकड़ों गिना सकता हूँ। ये हमें क्या बताएंगे कि हमें किस तरह से सेवा करनी है। ये लोग सत्ता में रहे, 55 MLA ब्राह्मण समाज के लोग रहे, मिनिस्टर रहे, मुख्यमंत्री रहे। जब लगातार ब्राह्मणों की हत्याएं होती रही, ब्राह्मणों पर अत्याचार होता रहा, इनकी जुबान नहीं खुली। ये केवल दूसरों पे आरोप लगाना जानते हैं, किसी की हित की बात कभी ना इन्होंने किया है, ना करेंगे। और मैंने फिर कहा कि मुझे इनकी राय की, इनके मशवरे की जरूरत है नहीं। राजनीति खुला मंच है, कोई किसी पे भी आरोप लगा सकता है। आरोप लगाएं, आरोप कोई लगा सकता है। मेरा अपना मन साफ है, मैं अपने लोगों की, अपने समाज की सेवा कर रहा हूँ और जब तक जीवन रहेगा तब तक करूंगा। मैंने पहले भी किया है। होता क्या है कि पहले माध्यम इतना नहीं था, अब माध्यम क्या है कि अब सोशल मीडिया है, पहुंचा देती है बातों को। तो होता क्या है, इनके पेट में दर्द होता है जब कोई काम, पहले तो ये करेंगे नहीं, कोई करेगा तो उसको ये अच्छा फील नहीं कर पाते हैं। तो मेरा ये मानना है कि जिस तरह से हमने उजागर किया इनकी नीतियों को, इनके जो ये शासन इनका था, उस पे ये इसीलिए आरोप लगाते हैं। हमने भगवान परशुराम जी की मूर्ति लगाई, उसके तीसरे दिन इन्होंने भी लगा दी, तो अच्छी बात है, हमारी पीछ पे खेल रहे हैं, कम से कम हमारी बात तो मान रहे हैं। नहीं, भगवान के साथ ये कंपटीशन तो लम्बुआ में चल ही रहा है कि वो राम का नारा लगाते हैं, आप परशुराम का नारा लगवाते हैं। नहीं, भगवान परशुराम जी का भी मैं लगाता हूँ, भगवान राम जी का भी लगाता हूँ। मैंने कहा ना कि मैं दोनों भगवान में आस्था रखता हूँ। और मैंने कहा मेरे कणकण में राम है, कणकण में परशुराम। कणकण में राम है, लेकिन जुबान पे परशुराम जी है। हाँ, राम तो नाम आ ही रहा है ना जी। हाँ, परश में भी तो राम ही है, भाई, वो पहले राम वही हैं। ऐसा है कि भोलेनाथ को उन्होंने प्रार्थना की तो उन्होंने परश थमा दिया। पहले राम तो भगवान परशुराम जी हैं, और वेद पुराणों के हिसाब से भी पहले परशुराम जी छठे अवतार हैं और 7वें अवतार भगवान राम जी हैं। तो ज्येष्ठ भ्राता हैं, तो ज्येष्ठ भ्राता का नाम तो पहले लेना ही चाहिए, उसमें क्या दिक्कत है। एक जनता से कुछ सवाल है। सूर्यसेन सिंह का ये पूछना है कि आपकी जो पार्टी है, आप तो ब्राह्मण समुदाय का जो भी मुद्दा है आप आगे लेके चल रहे हैं, परशुराम का आप मंदिर भी बनवा रहे हैं, लेकिन आपकी पार्टी जो टिकट दे रही है उसमें ब्राह्मण कहाँ है? हाँ, 52 टिकट दिया है हमारी पार्टी ने ब्राह्मणों को, तो वो क्या बताएंगे, वो अपना टिकट देखें। 52 टिकट दिया है ब्राह्मण समाज के लोगों को अखिलेश यादव जी ने। आप सर्च करके देख लीजिए कितने ब्राह्मणों को टिकट दिया है। रिकॉर्ड तोड़ टिकट दिया है ब्राह्मण। इतनी बड़ी भागीदारी कभी नहीं थी। तो इसलिए मेरा ये मानना है। नहीं, लोग ये कहते हैं कि अखिलेश यादव का कोई ब्राह्मण वर्ग से विशेष प्रेम नहीं है। हाँ, वो दिख रहा है। उन्होंने जब भगवान परशुराम जी की पूजा की और अर्चन किया, और उन्होंने कहा कि हम जयंती की छुट्टी भी करेंगे, और ये भी कहा कि हम संस्कृत विद्यालयों को बढ़ावा देंगे, संस्कृत टीचरों की भर्ती करेंगे, लोगों को धार्मिक यात्राएं कराएंगे, तो इसमें सबसे ज्यादा इन्वॉल्व कौन होता है? हमारे ही समाज के लोग तो संस्कृत सबसे ज्यादा पढ़ते हैं, सबसे ज्यादा धार्मिक यात्राएं भी करते हैं, और सबसे ज्यादा खुशी भी उन्हीं को मिलेगी जब भगवान परशुराम जी की जयंती की छुट्टी होगी। कुलदीप, और यही नहीं, पुरोहितों को इस बार हम लोग मानदेय देने जा रहे हैं। जो कोरोना काल में पुरोहितों की दुर्दशा इन लोगों ने की थी, हमारे नेता ने कहा पुरोहितों को हम लोग मानदेय देंगे। कुलदीप जी का एक सवाल है, वो ये कह रहे हैं कि आपकी जो तैयारी जिस हिसाब से चल रही है, उनका शायद ऐसा मानना है कि आप चुनाव जीत भी जाएं, तो क्या आपको मंत्री पद के लिए देखा जा रहा है? क्या आप मंत्री बनेंगे? देखिए, राष्ट्रीय नेतृत्व का अपना निर्णय होता है। अगर नेता को लगता है कि नहीं ये जिम्मेदारी संभाल सकते हैं तो वो अपना उस तरह से करते हैं। तो मेरा ये मत है कि हम अपना काम कर रहे हैं, हमारे नेता जो भी जिम्मेदारी हमें देंगे उसको निभाएंगे। एक सवाल इसमें अरुण जी ने किया हुआ है, उनका ये कहना है कि आप क्या जातिगत समीकरण पर विश्वास रखते हैं, और क्या समीकरण आप सेट कर रहे हैं लम्बुआ में? लम्बुआ का मैंने कहा सर्व समाज का जनमानस मेरे साथ है। जाति समीकरण, चूंकि जाति एक व्यवस्था है अपने प्रदेश और देश में, तो स्वाभाविक रूप से वो चीजें भी मैथमेटिक्स के हिसाब से होती हैं, राजनीति में समीकरण होता है। पर मेरा ये मानना है कि जब तक आपको सारे समाज का वोट नहीं मिलेगा, समर्थन नहीं मिलेगा, तो राजनीति करने का मजा नहीं है। तो मेरा ये मानना है, मैं अगर किसी दूसरी जाति को अपमानित करने की बात करूं, उनको कोई ऐसी बात करूं, तब तो खराब लगना चाहिए, लेकिन अपने समाज की आवाज उठाना मुझे नहीं लगता किसी को भी खराब लगना चाहिए। और मैं कहता हूं कि अगर कोई करता है तो उसके साथ सीखिए,
आप भी वैसे करिए, आप भी बढ़िए। और हमें तो मैं कहता हूँ कि अगर कोई दूसरी भी जाति के लोग अपने समाज की बात करते हों, उनको कहीं कोई कमी नजर आती है, कोई सहयोग चाहिए, तो मैं सबसे पहले आगे बढ़ के तैयार हूँ करने के लिए। तो ये थे हमारे साथ समाजवादी पार्टी के चर्चित नेता और लम्भुआ से सपा के प्रत्याशी संतोष पांडे जी, जिन्होंने बहुत ही मुस्कुराकर सभी सवालों का उत्तर दिया है। कुछ आपको मैं आगामी चुनाव के लिए आपको शुभकामनाएं देता हूं। अपना समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। मैं आपके चैनल की उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। आप ऐसे ही मुखर होकर सवाल उठाते रहें। हमें भरोसा है कि हम फिर मिलेंगे, और मेरी शुभकामना। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपके कुछ सवाल हो आदरणीय संतोष पांडे जी से, तो कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं। हम इन तक जरूर वो सवाल पहुंचाने का प्रयास करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।